बात भारत की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई की। दो भारत की कहानी। एक भारत वो जहां ताकत है, तूफानी रिटर्न्स हैं और बड़े निवेशकों का अटूट भरोसा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा भारत भी है जो एफआईएस की बेरुखी, डी ग्रोथ और सर्वाइवल का रिस्क झेल रहा है। भारत में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुड से ग्रेट की ओर बढ़ रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जो ग्रेट से गुड की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों में से कौन से फैक्टर ज़्यादा ताकतवर हैं? दूसरे देशों के मुकाबले हमारे वैल्यूएशन कैसे हैं? अभी सबसे बड़े रिस्क क्या हैं और इवेंचुअली पैसा कैसे बनेगा? इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एडलवाइस के प्रेसिडेंट अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, हम बाजार से जुड़े हुए कई अलग अलग मुद्दों पर लगातार हमारे साथ चर्चा करते रहते हैं। अजय जी, अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। हम 3 महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन जो डिस्कशन होती है वो काफ़ी फ्रूटफुल होती है। तो आई एम होपिंग कि एक और शानदार डिस्कशन आपके साथ होगी। एक चीज़ जो आपने 2024 के मिड में कही थी, जब मैंने पहली बार आपसे बात भी की थी, कि भारतीय बाज़ारों में इंडेक्स पर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप देखें तो 2 साल से भारतीय बाज़ारों के रिटर्न्स जो हैं वो एकदम फ्लैट ही रहे हैं, ज़ीरो रहे हैं एक्चुअली। इस बीच में हाँ, अगर आपने टाइमिंग की तो भले ही थोड़ी सी एक दो स्विंग आपने एज अ ट्रेडर पकड़ ली हो, लेकिन रिटर्न्स ज़ीरो ही रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और क्या आगे भी ये तस्वीर कंटिन्यू करेगी? तो जी ऐसा है कि 2 साल बाजार में पैसे नहीं बने हैं, चाहे आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखें वहाँ भी नहीं बने हैं, लार्ज कैप निफ्टी देखें वहाँ भी नहीं बने हैं। इसके प्राइमरी अगर आप चार्ट्स देखें तो 2-3 कारण हैं, ठीक है। एक कारण जो हमें पता है वो है लड़ाई, ठीक है। लड़ाई ने हमें एक्सपोज कर दिया है कि हमारी ऊर्जा की दिक्कत है, और मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ये तो आपका इंडेक्स का है कि 2 साल से रिटर्न बिल्कुल ही नहीं है, और ये सिर्फ निफ्टी में नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप सारे इंडेक्स में यही हाल है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं इस वार्तालाप में करना चाहूँगा कि पूरा बाजार कड़वा नहीं है, कहीं कुछ मीठा है कहीं कुछ कड़वा है। उसकी बात करेंगे कि कहाँ पैसे बन सकते हैं कहाँ नहीं बन सकते हैं। लेकिन कारण जो है मेरे हिसाब से मोटा मोटी 3 कारण है। पहला कारण है क्लियरली लड़ाई, ठीक है। उसकी अपनी लंबी चर्चा नहीं करेंगे, अब तो शायद रुक गई है, हर बार शायद ही आता है, मैं इस पे लंबी चर्चा नहीं करूंगा। वही बात कि अमेरिका के पास बम, हम सब अभी तक घड़ियां देख रहे हैं, ईरान के पास समय ही समय है। वो ईरान प्रूव करते रहा है कि उनके पास समय है। लड़ाई खत्म होगी, मुझे अभी भी लगता है कि ऑयल की सप्लाई दुनिया में ज़्यादा बढ़ जाएगी, ईरान का तेल भी आएगा, अबू धाबी का एक्स्ट्रा तेल आएगा, तो जो भी ग्लोबल एस्टिमेट्स हैं तेल 60 के नीचे चला जाएगा, जो भारत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक ये अनसर्टेनिटी है, एक रिस्क भारत की है। दूसरा, अगर आप चार्ट देखें, जो 2 मेन रीजन है हमारे अंडर परफॉर्मेंस का, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ वैल्यूएशन, एक है ये, जो पीली लाइन है वो सारे एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में जिसमें लेबर की जरूरत नहीं है। जो नीची वाली आप नीली, हल्की नीली लाइन जो देख रहे हैं, दैट इज लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, डायमंड पॉलिशिंग, ये जितनी सी चीज़ें हैं जहाँ लेबर की ज़रूरत है, वो एक्सपोर्ट बिल्कुल ग्रो नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग भारत। जो ग्रोथ हुई है पूरी दुनिया में पिछले 3-4 साल स्पेशली, दैट इज प्राइमरली उस तरह का एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई ड्रिवन चिप्स, जिसमें इंसानों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट इज सिलिका। अगर मैं एकदम क्रूड एग्जाम्पल लूँ, इट विल साउंड वेरी चाइल्डिश, रेत है एक तरह से, बालू जिस चीज़ को हम कहते हैं, उसी से आप सोलर का भी काम करते हैं, वही चिप में जाता है। सो वी अंडरस्टैंड कि बालू में कोई वैल्यू एडिशन है ही नहीं, वहाँ लेबर चाहिए उठा के आपको ले जाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन उसी को आप रिफाइन करते करते एक छोटा सा चिप बनाते हैं, वो 38-40 हज़ार रुपया फॉर सेवरल माइक्रोग्राम्स होता है। तो ये है दूसरा रीज़न जिसमें भारत बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो दुनिया भर में जितनी चीज़ें बढ़ी हैं वो प्राइमरली ये दिमाग वाली चीज़ें, ये एक्सपोर्ट के कारण बढ़ी हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और तीसरा, ऑब्वियसली हमारा वैल्यूएशन महंगा रहा है, राइट। सो जितने बाजार भी चले हैं जो हमसे compete करते हैं, वो सारे बाजार वो नीली लाइन वाले हैं, हम पीली लाइन में अटके हुए हैं। सो ये प्राइमरी 3 रीजंस हैं। हम पीली लाइन में अटके हुए हैं और नीली लाइन में जाने का कोई स्कोप नहीं है हमारा। देखिए, अभी तो हमें नहीं लगता है कि हम नीली लाइन में जा पाएंगे। उसका 2-3 रीज़न जो हम, आई थिंक आप अपने जो दिल्ली इवेंट आपने इतना शानदार किया तो उसमें अपनी बात भी हुई थी कि नीली लाइन में जाने के लिए आपको एआई की वैल्यू चेन में आना पड़ेगा। एआई की वैल्यू चेन 3 तरह की है, एक है हार्डवेयर जहाँ चिप बनाना, एक है ऊर्जा और एक है एलएलएम, राइट। हर चीज़ में आपको ऊर्जा चाहिए। अगर आपको एआई में पार्टिसिपेट करना है, आपको अबंडेंट टोकन्स चाहिए,
सस्ते टोकन चाहिए तो सस्ती ऊर्जा और अबंडेंट ऊर्जा चाहिए, हमारे पास अभी वो है नहीं। ओके सो इस चेन में आने के लिए मुझे लग रहा है 3 से 5 साल है। वी नीड टू सॉल्व आवर एनर्जी प्रॉब्लम फर्स्ट। ओके। अच्छा, एक सवाल कि जी। अब इस हफ्ते पूरा हमने सिर्फ एआई की बात की, जी बीच में तो लगा कि एआई ट्रेड कोलैप्स हो रही है, कॉस्पी जी गिरा बुरी तरीके से, जी ताइवान गिरा, सेमीकंडक्टर जी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई। जी लास्ट 2 दिन में मैसिव एकदम से रिकवरी आ गई Correct. और बहुत लोगों ने कहा ये क्या हुआ फिर, जो जो कॉस्पी का मजाक उड़ा रहे थे या चिप स्टॉक्स का मजाक उड़ा रहे थे, एकदम से एक दिन लगा कि अरे ये क्या हो गया, चल क्या रहा है इस समय? तो देखिए 2-3 चीज़ है। एक दो चार्ट से मैंने कॉस्पी का भी शायद यहाँ चार्ट डाला है। देखिए, मैं एक्चुअली पहले इस चार्ट के पहले अगली स्लाइड दिखाइए, मैं आपको पहले फंडामेंटल दिखाता हूँ एआई में दुनिया में हो क्या रहा है, फिर मैं कॉस्पी पे आऊँगा कि क्या लफड़ा हुआ है। ये मैंने सैमसंग के 5 साल के नंबर्स हैं अनुज जी, ठीक है। सबसे लास्ट लाइन है 2029, फर्स्ट कॉलम में जो साल चला गया है, जो मैंने लाल बॉक्स बनाया सिर्फ वो 2 नंबर आप देखिए। सैमसंग इस साल 149 अबाउट 150 बिलियन का फ्री कैश बनाएगा, फ्री। ओके, अगले साल 230, और मैंने क्या किया है, जो 933 जो नंबर है वो अगले 3-3.5 साल में टोटल कैश फ्लो बनाएगा। 933 बिलियन डॉलर फ्री। सैमसंग की पूरी मार्केट कैप है 880 बिलियन डॉलर। ये तब है जो कल का ट्रेड है, ये जो मैंने प्राइस लगाई है कल की लगाई है, तो पी मल्टीपल ऐप सैमसंग का है 3.3 टाइम्स, प्राइस टू कैश फ्लो 3 साल में पूरी कंपनी फ्री हो जाती है अनुज जी, ठीक है। यानी कि अगर सैमसंग डिसाइड करता है कि यार अगले 3 साल में जितने पैसे बनेंगे मैं आपको डिविडेंड दे दूंगा, पूरी कंपनी फ्री हो जाती है। दे कैन बाय बैक द होल कंपनी विद 3 इयर्स ऑफ कैश फ्लो। ये है एआई ट्रेड। उसके बाद भी अगर आप अज्यूम करते हैं कि 3 साल बाद इनके सारे चिप मेमोरी सारी कोलैप्स कर जाएंगी, माल बिकना बंद हो जाएगा, तो भी इनकी 60 से 70 बिलियन की नेट प्रॉफिट रहेगी, तो भी 10 टाइम अर्निंग है 4 ईयर फॉरवर्ड, ठीक है। तो अभी भी ये कुछ शेयर्स डिस्पाइट सिक्लिकलिटी बहुत सस्ते हैं। दिक्कत क्या हुई है कि अगर आपने कोरिया में लास्ट 3 महीने में जो हुआ है, अब वहाँ कॉस्पी का ठीक है, अब ये जो चार्ट है कोरिया का, हुआ क्या है कि अगर आपने नंबर्स पढ़े होंगे, करीब 36 ट्रिलियन वॉन का रिटेल ने लेवरेज लिया हुआ, लेवरेज पोजीशन फूट गई, वो पूरी फूटी है। हमने भी देखा है कि जब मार्जिन कॉल आता है शेयर बुरी तरह गिरते हैं, बिल्कुल। फिर जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर, वो आगे वापस खरीदते हैं। हाँ। आज एज वी स्पीक सैमसंग 28% ऊपर वेट ही कर रहे थे, लोग वेट ही कर रहे थे कि एक बार ये लेवरेज फूटेगा तो हम फिर उसको बाय करेंगे। तो जिसने देखा है पिछले में बाजार की, भैया जब इतनी अचानक चीजें महीने 2 महीने में 2-3 गुना होती हैं, गिरती हैं, तो मुझे तो सैमसंग यहाँ से भी डबल हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन विल आई बी एन इन्वेस्टर इन सैमसंग एट दीज प्राइसेस? ऑब्वियसली। ओके। देखिए 3 टाइम के कैश फ्लो में अगर आपको कोई व्यापार मिल रहा है, ग्लोबल फ्रेंचाइज है, टीवी फ्रिज वो व्यापार तो उनका है, फोन मेरा सैमसंग का ही है, एक मेमोरी साइकिल वो राइड कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बन रहा है। तो ये जो नंबर है अगर आप देखें, इसमें मेरे हिसाब से हर साल का 100 से 150 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा ये बना रहे हैं, वो शायद चला जाएगा। लेकिन अनुज जी, अगर आपके पास 900 बिलियन डॉलर री इन्वेस्ट करने के लिए है, 900 बिलियन डॉलर हमारी पूरी निफ्टी कंपनियां 4 साल में बनाएंगी सारी मिला के। 900 बिलियन में तो आप दुनिया मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर होता है, राइट? सो इट इज अ लॉट ऑफ मनी टू डू इनोवेशन, R&D। बिल्कुल। सो इस प्राइस पे आफ्टर दिस फॉल, सैमसंग भी 30-40% गिरा है, मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। डीप मतलब यू अंडरस्टैंड, डिस्पाइट द सिक्लिक। जी जी देखिए हमारी सारी निफ्टी कंपनियां मिला के 200 से 225 बिलियन प्रॉफिट बनाती है, नॉट फ्री कैश। हमारी कंपनी इतना, मैं यहाँ फ्री कैश की बात कर रहा हूँ, जो अपने को फ्री मतलब आफ्टर डिविडेंड हमें पूरा पैसा दे सकते हैं। सो ये है एआई ट्रेड में, चूंकि इतनी सिक्लिकलिटी है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेवरेज हुई है, तो वो कोई दो राय नहीं है कि हाँ कहीं कहीं ये हुआ है। बिल्कुल। इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट रहा है जो एआई ट्रेड है? मतलब पिछले जो 2 साल में गिरावट है उसमें ऑब्वियसली आईटी सेक्टर नहीं चला, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा, लेकिन इसके अलावा एक्स ऑफ दैट और क्या इम्पैक्ट रहा कि एफआई की जो सेलिंग हुई, क्या वो भी एक इम्पैक्ट वहां से उस वजह से था? एब्सोल्युटली। देखिए तो 2-3 चीज़ हैं जो मैंने अभी बताया ना, कि भारत भी अब 2 तरह का भारत हो गया है। एक भारत जो गुड से ग्रेट जा रहा है, एक भारत जो ग्रेट से गुड जा रहा है। एफआई फ्लो ग्रेट से गुड जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक फ्लो गुड से ग्रेट जा रहे हैं। एआई की दिक्कत क्या हुई कि फ्लोज में डेफिनेटली दिक्कत हुई है। हमारा बाजार महंगा था, उनको वहाँ हाईनेक्स, TSMC,
ASML, कोरिया सस्ता मिल रहा था, तो वो पैसा बाहर गया। दूसरी दिक्कत थी कि हमारा बहुत सारा इंडेक्स और कंजम्पशन आईटी सर्विसेज से ड्रिवन है, करेक्ट। अगर आईटी सर्विसेज स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज कि आप देख रहे हैं 1 से 2% ग्रोथ, अनसर्टनिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सो सेकेंड वहाँ दिक्कत हुई है। लेकिन एक छोटा भारत है जिसको मैं नया भारत कह रहा हूँ, वो भारत आईटी से बेनिफिट भी कर रहा है। अगर आप जेनसेट्स बना रहे हैं, अगर आप पावर इक्विपमेंट बना रहे हैं, जो आप डेटा सेंटर्स को सप्लाई कर रहे हैं, वो स्टॉक्स बहुत अच्छे किए हैं। सो एआई का भी दो रूप है, एक रूप जो हमारे लिए नेगेटिव है, एक रूप जो हमारे लिए पॉजिटिव है। तो थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये जो दो इंडिया हैं जी, ये इनसे आपका क्या मतलब है? पहले इंडिया में आप किन किन को रखेंगे, दूसरे इंडिया में किन किन को रखेंगे? तो यहाँ दिल्ली में आपको मैंने वो एक रश्मि रथी वाली एक दो पंक्तियां दिखाई थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि दो भारत क्या हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा दिनकर जी की वो कविता में उन्होंने कहा था ना कि वो अगर एक ब्रह्मास्त्र आपके पास नहीं रहा, करण को जब वो कहते हैं तो क्या पता चलता है, नई कला, नूतन रचनाएं, नई सूझ, नूतन साधन। भारत भी दो तरह का भारत हो रहा है, जो है अगली स्लाइड, और इसी से हम बात करेंगे दो भारत कैसे बन रहा है। इंडेक्स में भी आपको ये दिखेगा, सेक्टर्स में भी ये दिखेगा। नया भारत वो भारत है जो नया कंजम्पशन मोबाइल फोन, पुराना कंजम्पशन साबुन तेल, नई टेक्नोलॉजी एनीथिंग टू डू विद पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, डिफेंस, पुराना लार्ज कैप आईटी। दीज आर द ओल्ड वर्सेस न्यू। दूसरा, अगर आप ब्रह्मास्त्र को लिटरली भी लें, हम पिछले 15, 20, 30 साल से क्या कर रहे हैं, हमारे सारे ब्रह्मास्त्र इंपोर्ट होते थे। जो अस्त्र अब हम खुद बनाना शुरू कर रहे हैं, चाहे हम ड्रोन खुद बनाएं, चाहे एआई के कुछ हम बनाएं, वो कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं। तो अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखें, तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड लगाएं, मैं आपको एक कमाल के कुछ डेटा हमने निकाला है, आपको दिखाता हूं कि इंडेक्स बिना क्या हो गया है ना, क्यों इंडेक्स नहीं चल रहा है, उसका एक कारण है। इंडेक्स के भी दो भाग हो गए हैं। एक भाग है, ये देखिए, इंडिया 1, इंडिया 2। अब शुरू करते हैं फार्मा से। इसका पिछला स्लाइड लगाइए जरा, विल कम टू सेक्टर्स लेटर। ये सबसे पहले ये देखते हैं। अब आप निफ्टी में देखिए, हमने दो भाग किए हैं बाजार के, एक्चुअली 3 भाग हैं, 2 ही दिखाऊंगा आपको। कितने शेयर हैं जो ऑलमोस्ट हाई हैं 8, और कितने शेयर हैं जो कम से कम 30% गिरे हुए हैं 11। निफ्टी में आप देखिए 22% शेयर 30% लो है, 16% ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है। बट आप स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल में ज्यादा है नंबर, जो ज्यादा 40 से 50% शेयर 22-24 की स्मॉल कैप रैली थी। बिल्कुल। तो वो दो ही वहां दो दिक्कत हुई। एक, आपने अच्छा व्यापार बहुत महंगा खरीदा तो आपने पैसे खोए, या आपने कमजोर व्यापार खरीद लिया उसलिए पैसे खोए। स्मॉल कैप 250 में आधे से ज्यादा स्टॉक 30% से ज्यादा गिरे हुए हैं अभी भी। सो ये दो भारत बन गया है। ये तो इंडेक्स लेवल पे हो गया। अब आप सेक्टर लेवल पे देखिए, नेक्स्ट प्लेट। सेक्टर में भी क्या हुआ है। फार्मा आप देखिए, फार्मा में ज्यादातर शेयर हाईज पे हैं, बहुत कम शेयर गिरे हुए हैं। ठीक बात है। लेकिन आप रियल एस्टेट आईटी में देखिए, जीरो है, कोई भी स्टॉक है ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। सो मार्केट, और ये सिचुएशन इंप्रूव हो गई है पिछले 10 दिन। ये तो थोड़े अभी इन्फ्लुएंसर थोड़े चल गए हैं। सो बाजार भी क्या हो गया है ना, दो बाजार बन गया है। डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। तो इंडेक्स में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। जैसे अभी हम एक फैमिली ऑफिस से मिलने गए थे, मैं वहीं से आ रहा हूँ, उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि यार मजा नहीं आ रहा है, सड़ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। मैं बोला ऐसा नहीं है। सतह पर आपको लग रहा है जैसे एक बतख होती है ना, आप बतख को पानी के ऊपर देखेंगे कितनी शांत है, अंदर में वो पूरा फ्लैप करती रहती है। बाजार का भी वही है। दो बाजार हो गए। एक बाजार ये कर रहा है जो नया बाजार है, जो नए सेक्टर्स हैं, एक बाजार ये कर रहा है। और सेक्टर के बीच में भी आप देखिए, जब से जीएसटी की रिलीफ आई, ऑटो सेक्टर्स हैव रैलीड, टू व्हीलर्स, कार्स। बैंक में के शेप है, आईसीआईसीआई बैंक इज डूइंग वेरी वेल, एचडीएफसी इज नॉट। सो अगर आप नए भारत में नहीं है, पैसा बनाना मुश्किल है। और ये ब्लेंडेड के कारण ही आपके इंडेक्स में पैसे कम बन रहे। बिल्कुल नहीं, खैर देखिए ये टर्म मैंने भी यूज किया था, बहुत लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडेक्स ऐसा हो चुका है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2022 से 24 वाला बाजार नहीं है जो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि बस वैसे ही पैसा बनता रहेगा। भारत के बाजार हमेशा महंगे रहे हैं, आपने ये बात कही है। लेकिन अगर 2 साल में जीरो रिटर्न और बाकी मार्केट्स ने 2 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि क्या अभी भी वैल्यूएशन उतने महंगे हैं, आप सस्ते हो गए हैं? तो चलिए, वैल्यूएशन का मैंने 2 चार्ट आपके लिए बनाया है। मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊंगा। पहले, अगर आपको याद होगा, एक इंटरव्यू में आपने मुझसे पूछा था कि अजय, हम हमेशा इमर्जिंग मार्केट से प्रीमियम में ट्रेड करते थे,
तो ये देखिए अभी क्या है, हमारा प्रीमियम टू इमर्जिंग मार्केट जो पहले 20% होता था, एज हाई एज 100% हो गया था सबसे ऊपर का, हाँ हाँ वो गिर के अभी 20% है। हाँ हाँ लेकिन जब हम इमर्जिंग मार्केट से 50-100% प्रीमियम में ट्रेड करते थे ना अनुज जी, हमारा ग्रोथ भी ज़्यादा होता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ग्रोथ अपना हो गया है कम। हम्म दूसरी दिक्कत जो हुई है कि ग्रोथ कम हो गया, हमारा आरओई भी कम है। अगर आप वहाँ सैमसंग का आरओई देखें उस स्लाइड में 25 से 50% है। जब मैंने करियर शुरू किया था इंडिया का आरओई 24 से 28% था, वो आज 16 से 18 हो गया है। सो इंडिया में बदलाव क्या हुआ है कि जो पुराना भारत है, जो आईटी सर्विसेज वगैरह, जो हाई वैल्यूएशन वाले कंजम्पशन स्टॉक्स हैं, वो आपको ग्रोथ भी नहीं दे रहे हैं, महंगे भी थे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि यार आप एवरेज वैल्यूएशन बाजार का मत देखो, वो मीडियन वैल्यूएशन की अगर आप चार्ट दिखाएं, मीडियन वैल्यूएशन, यस, मीडियन वैल्यूएशन इंडिया का अभी भी अनुज जी 32 है। देखिए एवरेज वैल्यूएशन आपको निफ्टी का दिखेगा टिपिकली 18 से 22, सब कहेंगे कि यार 18 से 22 तो हिस्टोरिकल रेंज में है। पर अनुज जी अगर आप BSE 500 का मीडियन देखें, मीडियन कौन सा होता है, बीच वाला, मीडियन 32 है। और मैं वापस आपके व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मीडियन और एवरेज में फर्क क्या है। एवरेज तो 10 है, तो उनका पूरा आपने करके कर दिया। एग्जैक्ट वही गणित है कि अपन 10 लोग हैं, हमारे पास लाख लाख रुपए हैं, अपना एवरेज तो लाख है। अब मान लीजिए अगर आ गए स्टूडियो, हम तो बिलियनर हो गए, तो वो वैल्यूएशन तो वो एवरेज तो हो गया बिलियन, बट हम तो लगभग मीडियन फिर भी 1 लाख ही रहेगा। मीडियन, हाँ, इसीलिए हम सिर्फ मीडियन देखते हैं कि जो बीच वाला है ये, यस, मीडियन अभी भी 32 है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि बाजार सस्ता है। और मीडियन क्यों है, कुछ चीजें बहुत महंगी हैं, वो अभी भी गिर रही हैं। कुछ चीजें जहाँ ग्रोथ ज्यादा है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, थोड़े महंगे, आप फिर भी खरीदे, आपके पैसे बनेंगे। डी रेट नहीं होगा, ग्रेट टू गुड वैल्यूएशन नहीं रहेगा। तो बाजार बहुत सस्ता नहीं है। रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट प्रीमियम अपनाना वो खत्म हो गया। वैसे थोड़ा मुश्किल होगा मुकेश अंबानी को उस सेम रूम में लाना। तो हम सभी को जाना पड़ेगा उनके पास। हाँ चलिए, anyway, he deserves his time। वो भारत के लिए इतनी नौकरियां उन्होंने क्रिएट की, हम ही को जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये FIS की बड़ी सेलिंग हुई है भारत में जी। तो एक सवाल ये है कि मैं डेटा देख रहा था, मार्च में सबसे ज्यादा सेलिंग थी, 1 लाख करोड़ प्लस की। फिर अप्रैल, मई, जून में धीरे धीरे वो डेटा कम हुआ, जुलाई आते आते 9,000 करोड़ की सेलिंग रह गई। अगस्त में कुछ सेंस है क्या कि आगे FIS भारत वापस आएंगे? देखिए AI का करेक्ट होना भारत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं है? अच्छा, ऐसा क्यों? अगर AI चलता रहता तो वो वहां बेचते कि भारत सस्ता हो गया है। अच्छा, ये 30-40% करेक्शन मुझे एक्चुअली उल्टा लगता है। उल्टा और पैसा वहां डालेंगे अब? आपको मैंने नंबर्स दिखा दिए हैं। भारत के लिए अच्छा क्या है ना कि AI ट्रेड इतना महंगा हो जाए कि हमारे बैंक जो 10-12 PE पे हैं उन लोगों को इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाए, हमारे IT जो 10-12 PE पे उनको इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाए। समझ रहे हैं आप? मुझे एक्चुअली यहाँ कॉन्ट्रेडिक्शन लग रहा है कि AI का गिरना भारत के लिए अच्छा नहीं है। वहाँ ऐसा बबल बन जाए कि उनको बेचना ही पड़े फिर वहाँ खरीदें, मुझे तो उल्टा लग रहा है। लेकिन देखिए FI जो मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, अगर इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी वो डेफिनेटली खरीदने आएंगे। ओके, वो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर आप देखिए ना, डिफेंस खरीद ही रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिंग हो ही रही है। सो आई एम श्योर दे विल कम। कब आएंगे ये मुझे नहीं मालूम, कब आएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन FIs आपको लग रहा है कि इवेंचुअली आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम के साथ। लेकिन इसके लिए इस AI ट्रेड को और एक्सट्रीम बनना पड़ेगा उसके बाद। यस यस। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि अब ये जो AI ट्रेड है ये बबल बन रही है, या अब ये जो AI ट्रेड है ये सिर्फ एक करेक्शन है, जैसे कि कॉस्पी की करेक्शन थी? देखिए ये तो बहुत टफ होगा ना हमेशा। 2007 का बाजार कब पीक हुआ था? जब आर पावर का IPO आया था। एक SpaceX का IPO आ चुका है, X में खुला, X प्लस गया, राइट, वहीं ओवर कर रहा है। अब एंथ्रोपिक का भी लोग कह रहे हैं अक्टूबर-नवंबर तक IPO आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर ओपन आएगा। जब 3-4 AI के IPOs आ जाएंगे, सी अल्टीमेटली हु इज द लास्ट बायर ऑफ एक्सपेंसिव थिंग? इट इज रिटेल म्यूचुअल फंड्स अराउंड द वर्ल्ड, उन्हीं को बेचा जाता है। वो जब होगा, मुझे लग रहा है दैट शुड बी द AI टॉप। उसके पहले मुझे तो जो भी हमने देखा है 20-25 साल, आई थिंक इट्स स्टिल अर्ली, बिकॉज इतना महंगा नहीं हुआ है सैमसंग। सैमसंग 5 ट्रिलियन का भी नहीं हुआ है। चलिए, एक दो आखिरी सवाल, तो भारत के लिए फिर ग्रोथ की अगली वेव, अगली लहर क्या होगी? तो यहां मैं आपको बताता हूं, जो 2 भारत मुझे दिख रहे हैं, वो एक ग्राफिक दिखाइए, ये है पिछला 50 साल। तो हम चीजें ले रहे थे चाइना और दुनिया से ऊर्जा, चाइना से चीजें, थिंग्स,
एंड अपना दिमाग हम बाहर दे रहे थे थ्रू आईटी सर्विसेज एंड इंटेलिजेंस, राइट। दुनिया के इतने बड़े बड़े सीईओज भारतीय हैं, सब, हाँ, मेरे को गिनाने की आपको जरूरत नहीं बिल्कुल, है। हाँ, ये बदलना पड़ेगा। ओके, अगर एआई के कारण माइंड वाली रिस्क आ जाती है कि अगर हमें टोकन्स ही इंपोर्ट करने हमारी रिस्क है, ये पूरा का पूरा अगले 20 साल हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा अनुज जी। व्हाट दैट मीन्स इज ऊर्जा तो हमें लेनी पड़ेगी, चीजें हमें पूरी दुनिया को भेजनी पड़ेगी। नेक्स्ट 50 ईयर का सो वी हैव टू मूव। ये है अगला 30 से 50 साल। पहले माइंड लेते हैं। इंडिया के लिए बढ़िया क्या होगा अगर हमारे जितने ब्रेन बाहर जा रहे हैं वापस आ जाए। जी। हाँ, अब मेरी बिटिया कॉलेज में पढ़ रही है, हमारे सारे बच्चे जा रहे हैं। अगर यूएस ने वीजा रिस्ट्रिक्शन लगा दी, नौकरियां उनको नहीं आना ही देगी, पड़ेगा फिर। आना ही भले ही पड़ेगा। ना आना चाहे लेकिन आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा टैलेंट है वो, हाँ, ठीक बिल्कुल, है। हाँ। तो ये माइंड अगर रिवर्स होता है और हम चीजें बना के दुनिया को बेचना शुरू करते हैं, दिस इज द इंडिया वी नीड टू डील विद। ऊर्जा में हम कुछ नहीं कर सकते, चीजें आप बाहर दें और माइंड वापस लाएं। इसका एक ही उदाहरण मैं आपको दूंगा। आपको याद होगा एक अनलिस्टेड कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था, अस्त्रयान। अस्त्रयान के जो फाउंडर हैं हमारे नेवी के ऑफिसर थे, जर्मनी में 6 साल काम करते थे, डॉक्टर बत्रा। ही हैज कम बैक टू इंडिया टू डू डीप टेक इन डिफेंस फॉर इंडियन नेवी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सब कुछ। हमें हजारों डॉक्टर बत्रा चाहिए, राइट। सो ये हमारा जो टैलेंट जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है यंग बच्चे, उनको वापस लाना। हमारा जो डॉक्टर बत्रा जैसा टैलेंट है जो अस्त्रयान जैसी कंपनियां बना रहे हैं, उनको वापस लाना, चीजें यहां बनाना और दुनिया को भेजना। तो पोर्टफोलियो डिजाइन में अनुज जी हम वैसे ही कर रहे हैं। चलिए, तो आशुतोष गोवारिकर जी एक स्वदेश 2 बनाइए शाहरुख खान के साथ या किसी और के साथ, और शायद फिर एक और मोहन वापस आए और हमारे लिए अपने देश में कुछ करें। अजय जी, इस शानदार नोट पर इस शो को रैप करते हैं। Thank you, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज। इस स्पेशल शो में आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।